नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए हमने जो प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की थी। आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा, जिसमें हम जीके और जीएस को कवर कर रहे हैं। इसमें हम सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, जो कि एसएससी के द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करेंगे और टोटल इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि जीके से और साइंस से संबंधित इसमें क्वेश्चन जो भी अभी तक एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं उन पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड कर सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। तो आज का पहला प्रश्न है, पूछा है किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित होती है। यानी विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला है राज्य के मुख्यमंत्री के पास, दूसरा ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल के पास, तीसरा ऑप्शन है राज्य के मुख्य सचिव के पास, चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी राज्य के राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को भंग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को भंग किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 2। इसमें पूछा है संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करता है। यानी संविधान का विधेयक 2024 है, जो कि किस राज्य की अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी की सूची को संशोधित करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यह ओडिशा की एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सूची को संशोधित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओडिशा की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा है जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दिया था। तो जून 2024 की बात की गई है और इनमें पूछा है वायनाड लोकसभा से किसने अपना त्यागपत्र दिया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राहुल गांधी के द्वारा और चौथा ऑप्शन है सोनिया गांधी के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राहुल गांधी ने अपनी वायनाड सीट जो कि लोकसभा सीट थी वहाँ से उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राहुल गांधी के द्वारा यह त्यागपत्र दिया गया था। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा है भारतीय पैरा एथलीट जो कि पारुल परमार है, तो उनका संबंध किस खेल से है। तो पारुल परमार की बात करें तो उनका संबंध कौन से खेल से है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है निशानेबाजी से, दूसरा है बैडमिंटन से, तीसरा है तैराकी से और चौथा है एथलेटिक्स से। तो पारुल परमार की बात करें तो उनका संबंध कौन से खेल से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उनका संबंध बैडमिंटन से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बैडमिंटन से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो इसमें पूछा है कपड़ा उद्योग में कपड़े के स्वेतन यानी रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो पूछा है कपड़ा उद्योग में कपड़े के रंगों की जो हटाया जाता है तो वह उस रसायन का उपयोग किया जाता है, यानी कौन से रसायन के द्वारा कपड़ों के रंगों को हटाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट के द्वारा, चौथा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के द्वारा कपड़ा उद्योग में कपड़ों के रंगों को हटाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड के द्वारा रंगों का हटाया जाना उपयोग में किया जाता है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है, यानी सबसे तेजी से गरीबी कौन से राज्य में कम की गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और बताना है कि 2023 के गरीबी सूचकांक आयोग के अनुसार कौन से राज्य में गरीबी कम हुई है। तो पहला ऑप्शन है हरियाणा में, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर में, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक में, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में बहुत ही तेजी से गरीबी में कमी आई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है। यानी पूछा है जादुई मंत्र और उनसे संबंधित जो कि बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए कौन से वेद का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है ऋग्वेद के द्वारा, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है यजुर्वेद। तो आपके सामने इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अथर्ववेद में यह सभी की सभी विद्याएं विद्यमान है जिसके द्वारा हम बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर कर सकते हैं और जादू टोना भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो इसमें पूछा है बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है। तो यहाँ पर बांग्लादेश के धर्म की बात की गई है कि उनका कौन सा धर्म माना जाता है सबसे अधिक। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इस्लाम, दूसरा ऑप्शन है ईसाई धर्म, तीसरा ऑप्शन है हिंदू धर्म और चौथा ऑप्शन है बौद्ध धर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सबसे ज़्यादा इस्लाम को बांग्लादेश में माना जाता है। तो एक ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक संगठन माना जाता है। यानी ऐसा कौन सा अधिकार है जिसे जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी माना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है निजता का अधिकार और चौथा है संपत्ति का अधिकार। तो इसमें कौन सा अधिकार हो जाएगा जो कि जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी निजता का अधिकार, जो कि एक जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, निजता का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, जिसमें पूछा है रानी मच्चैया डैश की एक उमाथत लोक नर्तकी है जिन्होंने कला यानी लोक नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 प्राप्त हुआ है। यानी रानी मच्चैया की बात की गई है कि उनका संबंध कौन से राज्य से है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है केरल से, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना से, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक से और चौथा ऑप्शन है गोवा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी रानी मच्चैया का संबंध मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक राज्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो इसमें पूछा है लोरेंशियम एक रासायनिक तत्व है जिसे एक्टिनोइड के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो यहाँ पर पूछा है लोरेंशियम का परमाणु क्रमांक कितना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 108, दूसरा ऑप्शन है 103, तीसरा ऑप्शन है 101 और चौथा ऑप्शन है 99। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
यानी जो लॉरेंशियम मुख्य रूप से 103 नंबर पर आता है और इसका परमाणु क्रमांक भी 103 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 103 नंबर परमाणु क्रमांक इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो इसमें पूछा है कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर कलिंग महोत्सव की बात की गई है और पूछा है यह कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है कर्नाटक राज्य में, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा में और चौथा ऑप्शन है आसाम में। तो कलिंग महोत्सव की बात करें तो यह मुख्य रूप से ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा राज्य में कलिंग महोत्सव मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो इसमें पूछा है 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। यानी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है एथलीन ईडन, दूसरा है विंस्टन चर्चिल, तीसरा है क्लीमेंट एटली और चौथा है रेमन मैग्सेस मैकडोनाल्ड, रेमसे मैकडोनाल्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी उस समय क्लीमेंट एटली ब्रिटिश के पीएम थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी क्लीमेंट एटली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो इसमें पूछा है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 के बीच चली थी, तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, जिसमें पहला ऑप्शन है तीव्र औद्योगिकरण, दूसरा है कृषि विकास, तीसरा है भारी उद्योगों का विकास और चौथा है उद्योगों का निजीकरण करना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उनका मुख्य लक्ष्य कृषि विकास यानी कृषि को बढ़ावा देना था। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कृषि विकास का। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा उद्योगों को बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा है पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है। यानी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है वह मुख्य रूप से सीधे जनता से संबंधित है, तो वह कौन सा लक्ष्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है समता का, दूसरा ऑप्शन है आत्मनिर्भरता का, तीसरा ऑप्शन है विकास का और चौथा ऑप्शन है आधुनिकीकरण का। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी समानता का अधिकार, जो कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य हो जाएगा, जो कि सीधे जनता से संबंधित हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समता का अधिकार। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो इसमें पूछा है नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह किन 3 राज्यों से त्रिसीमा बनाता है। तो यहाँ पर पूछा है तो नीलगिरी जो सबसे पुराना वलित यानी पर्वत श्रृंखला है, तो यह कौन से 3 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। तो इससे तो सीधा ही संबंध हो रहा है कि हरियाणा और गुजरात दोनों अपने आप में सीमा नहीं बनाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। अगला ऑप्शन है यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। चौथा ऑप्शन है आसाम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो 16 नंबर क्वेश्चन की सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, नीलगिरी मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य से। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीतज्ञ निर्देशक थे। यानी रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक कौन थे, तो इसके बारे में पूछा है। चलिए बात करते हैं वह कौन थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है राहुल देव वर्मन, दूसरा ऑप्शन है हरिप्रसाद चौरसिया, तीसरा ऑप्शन है रविशंकर और चौथा ऑप्शन है जाकिर हुसैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राहुल देव वर्मन थे, जो कि अंग्रेजी धुनों यानी
रॉक एंड रोल को हिंदी दोनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राहुल देव वर्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो इसमें पूछा है दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? तो जूडो ग्रेड की बात करें तो उससे संबंधित कौन सा रंग नहीं है? यहाँ पर 4 रंग दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है लाल रंग, दूसरा ऑप्शन है सफ़ेद रंग, तीसरा ऑप्शन है गुलाबी रंग, चौथा ऑप्शन है नीला रंग। तो जूडो ग्रेड से कौन सा रंग संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुलाबी रंग, जो कि जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है। वहीं सफ़ेद रंग की बात करें तो वह उनकी कॉस्ट्यूम होती है और नीला रंग उससे 2 पट्टियों के रूप में दिया होता है, जो कि ओपोनेंट के शरीर पर लगे हुए होते हैं, जबकि गुलाबी रंग का कोई यूज नहीं होता है जूडो खेल में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुलाबी रंग, यानी पिंक रंग की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो इसमें पूछा है ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसने पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था, और क्यों समाप्त किया गया था उसका भी कारण देना है। तो ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर पाई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना और आर्थिक अस्थिरता के कारण, दूसरा ऑप्शन है तृतीय योजना जो कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण, और तीसरा ऑप्शन है 7वीं योजना जो कि राजनीतिक संघर्षों के कारण, और 5वीं योजना जो कि सरकार के में परिवर्तन के कारण समाप्त कर दी गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1974 से लेकर 1978 तक चली थी, और यह अपना 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर पाई थी, और इसका मुख्य कारण था सरकार में परिवर्तन हो गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें पूछा है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंध रखती है? तो पूछा है शोभना नारायण का संबंध कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मणिपुरी से, दूसरा ऑप्शन है कथक से, और तीसरा ऑप्शन है भरतनाट्यम से, और चौथा ऑप्शन है ओडिशा से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका जवाब आप सभी को कमेंट में बताना है कि शोभना नारायण का संबंध कौन सी नृत्य शैली से है। तो यह आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इसका क्या जवाब होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को भी तो कंप्लीट देख चुके हैं और आगे आने वाले प्रैक्टिस सेटों को भी देख सके, ताकि आपके जीके और जीएस अच्छा हो सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।